स्टूडेंट, आज 6 नवंबर 2020 को हमारा चैप्टर है डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, प्रॉफिट एंड गेन्स का ये सेकंड पार्ट है डेप्रिसिएशन, और इसमें से एक थ्योरी वाला क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हमारे पास जैसा कि टाइम कम है और आपके MST 21 से स्टार्ट होने वाले हैं और सिलेबस हमारा ज़्यादा हुआ नहीं है, इसलिए मैं ये डेप्रिसिएशन वाला जो चैप्टर है इसमें से एक जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और शॉर्ट बनते हैं सारे मैंने इस नोट्स, ये दो नोट्स बनाए हैं, इनमें कवर कर दिए। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, इस नोट को अपने हाथ से लिखना है। डेप्रिसिएशन के ऊपर सभी बच्चों ने असाइनमेंट बनानी है, सभी बच्चों ने, जिनको मैंने दे दी है उन्होंने भी बनानी है, जिनको नहीं दी है उन्होंने भी बनानी है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आएगा। अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले चैप्टर के अगर सम नहीं कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन जरूर करना है। तो मैं पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन देखो कैसे बन के आएगा। क्वेश्चन हमारे लिए आएगा, द डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट्स, कमेंट। कि डेप्रिसिएशन जो है वो ब्लॉक ऑफ एसेट, मतलब एसेट के ग्रुप पे या ब्लॉक ऑफ एसेट पे चार्ज होता है, इस पे कमेंट करो। दूसरा क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, एक्सप्लेन वेरियस कंडीशंस ऑफ चार्जिंग प्रोविजंस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो वेरियस प्रोविजंस, हमने जो रूल्स हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे सारा मैंने इसमें जो है आपके इस नोट्स में आपके तैयार कर दिया है। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपने उतारना जरूर है अपनी कॉपी में। ठीक है, नोटबुक जो नोट्स बना रहे हो उसमें उतारना बहुत जरूरी है। तो देखो डेप्रिसिएशन, सबसे पहले हम मीनिंग दे देंगे। Depreciation is decrease in the value of an asset due to its wear and tear and passage of time। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन का मीनिंग दे रहे हैं कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, अगर किसी एसेट की वैल्यू में उसकी घिसावट, यानी वियर एंड टेयर का मतलब टूट फूट, घिसावट, घिसना, क्योंकि मशीनें हैं, एसेट है, घिसेंगी वो तो बार बार काम होगा तो ठीक है, तो उसके घिसावट के कारण और बहुत टाइम जब पास हो जाता है तो मशीनें पुरानी हो जाती हैं, उसके कारण जो उसकी वैल्यू में कमी आती है उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ एसेट टू द पीरियड्स इन विच इट इज यूज्ड इन अ सिस्टमैटिक एंड रैशनल मैनर। उसके बाद इसने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि डेप्रिसिएशन वो प्रोसेस है जिसमें कॉस्ट ऑफ एसेट को हम एलोकेट करते हैं उस पूरे पीरियड्स पे जिसमें कि वो मशीन यूज हुई है। माना उस मशीन की लाइफ है, वर्किंग लाइफ है 5 ईयर्स, तो पूरे 5 साल तक हम उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को उस पे एब्जॉर्ब करेंगे, एलोकेट करेंगे। ठीक है, फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टू अराइव एट द रियल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है डेप्रिसिएशन का कि जो बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं उसका, वो जो रियल प्रॉफिट्स हैं उस रियल का प्रॉफिट्स का पता करना। टू डिटरमिन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, उसके बाद जो हमको गिवन टाइम पीरियड दिया है उसमें उस एसेट की रियल बुक वैल्यू को डिटरमिन करना। एंड टू नो द रियल पोजीशन अबाउट द एसेट, और एसेट की रियल पोजीशन को फाइंड आउट करना। ठीक है, ये आपकी बुक में भी दिए, वहां से ही पढ़ सकते हो आप। फिर है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। तो यही हमारा यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बेटा, क्वेश्चन भी इस नाम से ही आएगा आपका कि डिस्कस द प्रोविजंस या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो नंबर 1 देखो, डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली ऑन कैपिटल एसेट। सबसे पहला रूल क्या है कि जो डेप्रिसिएशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एसेट पे ही अलाउ किया जाएगा, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है, मतलब कि करंट एसेट्स पे ये डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर सेकंड है यूज ऑफ एसेट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एसेट का यूज होना चाहिए। अब इसके भी आगे 2 हमारे टॉपिक्स हैं, तो देखो वो क्या है, 2 प्रोविजन। इन केस ऑफ न्यूली एक्वायर्ड एसेट, यानी कि अगर कोई एसेट बिल्कुल ही नई खरीदी है उस अकाउंटिंग पीरियड में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, full year's depreciation is allowed if asset is installed and used for more than 180 days। देखो, अगर वो नई एसेट जो कि उसी प्रीवियस ईयर में खरीदी है, अगर वो 180 डेज से ज़्यादा दिन के लिए यूज हुई है तो उस पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। एंड
हाफ ईयर डेप्रिसिएशन इज अलाउड इफ इट इज यूज लेस देन 180 डेज। अगर ये नई मशीन 180 डेज से कम पे यूज हुई तो हम 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो पहला रूल हमारा ये है। दूसरा है नो डेप्रिसिएशन इज विल बी चार्ज इफ एसेट हैज नॉट बीन यूज एट ऑल इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और अगर उस एसेट को उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में एक दिन भी यूज बिल्कुल भी नहीं किया गया है तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। थर्ड हमारा पॉइंट है एसेट्स मस्ट बी ओन्ड बाय द असेसी। उसके बाद क्योंकि हम असेसी का इनकम टैक्स असेस कर रहे हैं, उसकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए जो एसेट्स हैं जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो असेट जो है असेसी की अपनी होनी चाहिए। मतलब अगर हायर की हुई, किराए पर ली हुई अगर हमारी एसेट्स हैं तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो इसलिए टू क्लेम डेप्रिसिएशन इट इज एसेंशियल दैट द असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए बहुत जरूरी है कि असेसी जो हमारा असेसी है वो उस बिजनेस का मालिक होना चाहिए। असेसी कैन नॉट क्लेम एंड डेप्रिसिएशन अनलेस ही इज द ओनर ऑफ ऑल्दो ही माइट बी यूजिंग इट। तो जब तक वो असेसी उस और एसेट का मालिक नहीं है, बिजनेस का मालिक नहीं है, तब तक वो बेशक वो उस एसेट को यूज कर रहा है लेकिन वो उसका डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट हमारा आता है, फोर्थ पॉइंट है एसेट्स एक्चुअली यूज्ड फॉर द बिजनेस इन द प्रीवियस ईयर। उसके बाद अगर कोई एसेट खरीद के रख ली गई है तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। मतलब कि वो जो एसेट्स हैं रियल में उस बिजनेस में उन एसेट से काम लिया गया हो, उसको यूज किया गया हो। तो द डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड ओनली ऑन दोज एसेट्स विच आर एक्चुअली यूज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन फॉर द असेसी इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, असेसी के द्वारा वो बिजनेस या प्रोफेशन में वो जो एसेट्स हैं वो एक्चुअली यूज होने चाहिए। ठीक है, फिर है नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ एसेट। ठीक है, तो जिस साल एसेट सेल हो गई है उस साल कोई डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, इफ द एसेट्स आर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर सच एसेट्स विल नॉट बी विद द बिजनेस, so depreciation can't be charged on the assets which are not in existence at that time। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अगर उन एसेट्स को ड्यूरिंग दिस पीरियड बेच दिया गया है, सेल कर दिया गया है, तो वो एसेट्स उस टैक्स लगाने वाले टाइम में, मतलब उस असेसमेंट ईयर में उस बिजनेस के साथ नहीं है, इसलिए उन पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। फिर है 6 पॉइंट, फुल पार्टिकुलर्स ऑफ द एसेट मस्ट बी फर्निश्ड टू द एओ का मतलब असेसिंग ऑफिसर। उसके बाद इसमें वो कह रहा है कि जिन एसेट्स का, ठीक है, जिन एसेट्स के का हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उन एसेट्स का पूरा पर्टिकुलर्स यानी कि पूरा डिस्क्रिप्शन हमको असेसिंग ऑफिसर के पास फर्निश करवाना पड़ेगा। मतलब उस एसेट की पूरी डिटेल उसको देनी होगी। ऑल द असेसी हु आर टू चार्ज डेप्रिसिएशन मस्ट फर्निश ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ द एसेट टू द असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट ऑप्शनल, ये लिखा है ऑप्शनल, OPTIONAL। ठीक है, उसके बाद 7th पॉइंट में कह रहा है कि डेप्रिसिएशन को चार्ज करना ऑप्शनल नहीं है, इसको करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी हो गया है, मैंडेटरी कर दिया है। क्योंकि विद इफेक्ट, WEF का मतलब विद इफेक्ट असेसमेंट ईयर 2002-2003 से, ठीक है, इस साल से द क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन हैज बीन मेड मैंडेटरी व्हाइल कंप्यूटिंग बिजनेस और प्रोफेशन इनकम। तो जब हम बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस पे बिजनेस इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी नेसेसरी हो गया है। फिर 8th पॉइंट है डेप्रिसिएशन ऑन मोटर टैक्सीज, लॉरीज, ट्रक्स एक्सेट्रा यूज फॉर हायरिंग। अब देखो, जो मोटर टैक्सीज, जो लॉरीज, लॉरी का मतलब छोटे ट्रक को लॉरी कहते हैं, और ट्रक्स एक्सेट्रा अगर इनको हायर किया गया है, मतलब इनको हायरिंग का मतलब इनको हायरिंग पे लेके यूज किया जा रहा है। ठीक है, या फिर असेसी का बिजनेस ऐसा है कि इनको वो किराए पे दे, रेंट पे दे, हायरिंग पे दे, कुछ असेसी का बिजनेस ऐसा होता है। ठीक है, तो उनके डेप्रिसिएशन को चार्ज करने से रिलेटेड क्या रूल्स हैं देखो। द हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अलाउड 40% ऑन मोटर टैक्सीज,
lorries and trucks if these are hired out to outside persons। ठीक है, अगर एसएससी का बिजनेस ऐसा है कि उसके पास जो एसेट्स हैं, मतलब कि जो मोटर लॉरीज हैं, ठीक है, ट्रक्स हैं, इनको उसका रेंट पर, किराए पर देने का काम है, उसका बिजनेस है, तो वो उन पे ओनली 40% डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है। ठीक है, फिर है 9 पॉइंट, इन केस ऑफ सक्सेशन और अमालगमेशन, अगर कभी ऐसा होता है कि कोई एसेट किसी एसएससी को उसके सक्सेशन में मिलती है। सक्सेशन और अमालगमेशन का मतलब अगर दो कंपनीज आपस में अमालगमेट हो चुकी हैं, मर्ज हो चुकी हैं, और उसके बाद वो जो सेलर कंपनी है उस कंपनी के जो एसेट्स हैं अब वो परचेजर कंपनी के बन गए, अगर ऐसा केस है तो उस केस में देखो डेप्रिसिएशन के रूल्स क्या होंगे। डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर फॉर फुल ईयर एंड शैल बी एलोकेटेड on the basis of income, basis of number of days for which assets were used by predecessor and successor or by amalgamating companies। तो देखो बेटा, इस पॉइंट में उसने कहा है कि प्रेसिडेंसर का मतलब है जो सेलर कंपनी है, और सक्सेसर का मतलब है जो प्रेजेंट में उसका मालिक बन चुकी है, यानी कि प्रीवियस ओनर एंड करंट ओनर। मेरी बात समझ रहे हो? तो कह रहा है कि प्रेसिडेंसर ने कितने दिन उसको यूज किया है और सक्सेसर ने उसको कितने दिन यूज किया है। ठीक है, दोनों के बीच में वो जो डेप्रिसिएशन है फुल ईयर का वो एलोकेट हो जाएगा, मतलब आधा डेप्रिसिएशन वो देगा, वो क्लेम करेगा, और आधा डेप्रिसिएशन करंट वाला जो हमारा एसएससी है वो क्लेम करेगा। ठीक है, उसके बाद 10th पॉइंट देखो, 10th पॉइंट में वो कह रहा है, नहीं लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑन कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल का मतलब जो बिजनेस के काम आती हैं वो व्हीकल्स। ठीक है, कमर्शियल व्हीकल्स मीन्स हैवी गुड्स व्हीकल। ठीक है, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल एंड मीडियम गुड्स व्हीकल। ठीक है, देखो दोबारा पढ़ रही हूं मैं इसको। कमर्शियल व्हीकल मीन्स हैवी गुड्स व्हीकल। ठीक है, ये लिखा है मैंने हैवी, देखो हैवी, जहां समझ में आए वहां पूछ लेना बेटा। कमर्शियल व्हीकल मीन्स हैवी गुड्स व्हीकल, यानी कि वो व्हीकल, वो हैवी व्हीकल जो कि हैवी गुड्स को लाने के काम आते, जैसे क्रेन हो गई। ठीक है, और हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, या जैसे बस वगैरह हो गए। लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, छोटी मोटर व्हीकल्स, एंड मीडियम गुड्स व्हीकल, और जो मीडियम साइज की हमारी व्हीकल्स हैं, मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल, बट डज नॉट इंक्लूड मैक्सी कैब्स। ठीक है, मोटर कैब, ट्रैक्टर एंड रोड रोलर, मतलब बाकी इनको छोड़ के बाकी सारे के सारे एसेट्स हमारे कमर्शियल व्हीकल माने जाएंगे, उन पर 40% डेप्रिसिएशन लगेगा, ये रूल है। ठीक है बेटा, तो देखो कमर्शियल व्हीकल मीन्स हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, मीडियम गुड्स व्हीकल, मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल, बट डज नॉट इंक्लूड मैक्सी कैब, यानी कि जो कैब चलती हैं आजकल, जो कैब को हायर करते हैं ना हम लोग, वो कैब, मोटर कैब, ट्रैक्टर, रोड रोलर, इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और इनको छोड़ के बाकी जितने भी कमर्शियल व्हीकल, इन पे 40% के हिसाब से टैक्स डेप्रिसिएशन लग जाएगा। फिर है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन अ ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हैव बीन प्रोवाइडेड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट बेसिस। तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो ब्लॉक ऑफ एसेट के हिसाब से चार्ज होगा, और जो रेट लगेंगे वो भी ब्लॉक ऑफ एसेट के अकॉर्डिंग लगेंगे। तो आप देखो बेटा, ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है? ब्लॉक ऑफ एसेट्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ एसेट्स फॉलिंग विद इन अ क्लास ऑफ एसेट कंप्राइजिंग। तो ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब ये उन एसेट का ग्रुप होता है जो कि सेम क्लास से, यानी कि सेम नेचर के एसेट्स होते हैं। और ये क्या क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट्स बीइंग बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, एंड इंटेंजिबल कौन कौन से होते हैं? जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। नो हाउ का मतलब कोई नॉलेज, कोई टेक्नोलॉजी, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस एंड फ्रेंचाइजीज, ये सारे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं, क्योंकि इनके ब्लॉक्स बनते हैं बेटा। ठीक है, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं। फिर है डेप्रिसिएशन ऑन एक्चुअल बेसिस एप्लीकेबल टू पावर सेक्टर अंडरटेकिंग। देखो पावर सेक्टर अंडरटेकिंग कौन सी कंपनीज होती हैं? वो कंपनीज जो जिनका काम क्या होता है? पावर जनरेट करना।
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, तो उनके लिए डेप्रिसिएशन जो है एक्चुअल बेस पे लगता है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन एक्चुअल कॉस्ट बेसिस फॉर द एसेट्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब वो अंडरटेकिंग, वो कंपनी जिसका मेन काम क्या है, पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बिजली बनाना और उस बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इनकी जितनी इनकी एक्चुअल कॉस्ट होती है मशीनों की, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो द लिमिट 50% ऑफ डेप्रिसिएशन शैल बी एप्लीकेबल इफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज। तो यहाँ पे भी वही रूल लागू होता है कि अगर इन मशीनों को, ठीक है, इन मशीनों को अगर 180 डेज से कम यूज किया गया तो 50% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यानी कि 6 मंथ्स का। फिर थर्ड पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। एक तो एक्चुअल बेसिस हो गया, एक रिटन डाउन वैल्यू बेसिस हो गया। ठीक है, नॉमिनल मेथड, इसको नॉर्मल मेथड भी इसको कहते हैं। तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू ऑल अदर बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मीन्स मतलब कि ऑल अदर बिजनेस प्रोफेशन का मतलब जो एक्चुअल बेसिस था वो तो उन कंपनीज के था जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाती हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जिनका ये बिजनेस होता है। अब इसके अलावा जो बाकी बिजनेस हैं उनको नॉर्मल बिजनेस कहा गया है। तो उनके लिए जो हमारा मेथड है वो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उसमें से नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेस करके, एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस करके और एक्स्ट्रा शिफ्ट अलाउंसेस लेस करके, इनिशियल डेप्रिसिएशन लेस करके जो अमाउंट बचेगा वो हमारी रिटन डाउन वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, अब एक लास्ट पॉइंट देखो, ये 3 मार्क्स का भी हमारा क्वेश्चन आता है, ये है एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन देखो, विद इफेक्ट असेसमेंट ईयर 2006 and 7 and additional depreciation at the rate 20% of actual cost of plant machinery is allowed if following conditions are fulfilled। मतलब जो एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है ना, जो आप अभी तक हमने सारे प्रोविजन पढ़े हैं 40% के, ठीक है, तो इसके अलावा लगता है ये और डेप्रिसिएशन, इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन कह देते हैं। कि मतलब वो जो ओरिजिनल डेप्रिसिएशन है वो तो लगेगा ही लगेगा, ये एडिशनल भी लगेगा, लेकिन ये कब लगेगा, ये लगेगा कि अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। फर्स्ट है द असेसी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। कि भाई असेसी का काम कैसा है, अगर उसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करने का, प्रोडक्शन करने का है, तो देखो जहाँ पे मशीनें साल भर प्रोड्यूस करेंगी, कोई गुड्स प्रोडक्शन करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज होगा, क्योंकि वो चलती रहेंगी, इसलिए उन पर डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज होगा। इसलिए ये वाला जो असेसी है जिसका काम मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का है, वो अपनी मशीनों पे 20% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है। ठीक है, फिर है इन केस एनी न्यू प्लांट मशीनरी इज एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2005 इट शैल क्वालिफाई फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई नई प्लांट मशीनरी इन्होंने, असेसी ने 1 अप्रैल 2005 के बाद खरीदी है, उसको इंस्टॉल किया है बिजनेस में, तो इस पे भी एडिशनल 20% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मतलब फुल पहले वाला डेप्रिसिएशन तो होगा ही होगा जो नॉर्मल है, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा इस पे। फिर थर्ड पॉइंट देखो, इट इज अलाउड इन एडिशन टू नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कैलकुलेटिंग रिटन डाउन वैल्यू। तो कह रहा है कि जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है उस पे तो रिटन डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा, साथ में जो हमारा न्यू एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है वो भी रिटन डाउन वैल्यू के बेस पर ही लगाया जाएगा। फिर है टू क्लेम एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, द कंडीशन ऑफ यूज फॉर 180 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर शैल बी एप्लीकेबल फॉर दिस डेप्रिसिएशन ऑल्सो। और वो वही जो पीरियड वाला टाइम पीरियड है, भाई 180 डेज से कम अगर यूज हुआ है तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, और अगर 180 डेज से ज्यादा लगा है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये वाला रूल इस एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए भी लागू होगा। ठीक है, फिर हम अगला पॉइंट है द प्लांट मशीनरी, P&M का मतलब प्लांट एंड मशीनरी इज न्यू एंड नॉट यूज्ड अर्लियर ईदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। उसके बाद एक रूल और है कि भाई जो प्लांट मशीनरी को एडिशनल डेप्रिसिएशन तब मिलेगा, ठीक है, मतलब ये जो नई मशीनरी है इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन तब मिलेगा अगर ये बिल्कुल ही न्यू है
और ना इसको इंडिया में यूज़ किया गया है, ना इसको फॉरेन कंट्री में यूज़ किया गया है, तभी ये एडिशनल डेफिनेशन का जो है वो इसका रूल यहाँ पे लागू होगा। फिर लास्ट पॉइंट है द प्लांट मशीनरी इज नॉट एलिजिबल टू बी रिटर्न ऑफ एट द रेट 100% ऑफ इट्स एक्चुअल कॉस्ट इन एनी वन प्रीवियस ईयर। उसके बाद वो लास्ट पॉइंट कह रहा है P&M का मतलब प्लांट एंड मशीनरी, कि जो प्लांट मशीनरी है उस पर कभी भी 100% रेट से एक्चुअल कॉस्ट का 100% जो है किसी भी प्रीवियस ईयर में डेप्रिसिएशन लागू नहीं हो सकता। तो बेटा ये आपका एक क्वेश्चन है, मैं इसकी पिक्स खींच के भी आपके लिए भेज दूंगी, ठीक है, और मैंने आपको समझा भी दिया है। ये अपना एक क्वेश्चन आपकी कॉपी में होना चाहिए, जिस दिन क्लासेस लगेंगी उस दिन मैं चेक करूंगी, और इसकी असाइनमेंट बनानी है सबने, क्योंकि 10 नंबर आपको दिलाएगा क्वेश्चन।